हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है विजीत स्टडी पॉइंट चैनल में। आज के इस वीडियो में सीटेट एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए विजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की क्लास में हम बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के 30 प्रश्न करने वाले हैं। सीडीपी के अगर इन 30 प्रश्नों में से आपके 20 प्लस प्रश्न बिल्कुल सही हो जाते हैं तो आप सीटेट एग्ज़ाम को काफ़ी अच्छे स्कोर से पास कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं या कमेंट आप ज़रूर कीजिएगा। और सीटेट एग्ज़ाम आपका 7 और 8 फरवरी को है, तो जो भी आपके पास बुक्स नोट्स हो उसी से आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, जिससे सीटेट एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा स्कोर आ सके और इसी बार का जो सीटेट एग्ज़ाम है उसको आप लोग पास कर सकें। तो आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, शिक्षा प्राप्त करने के किस चरण में एक बच्चा भावपूर्ण समस्याओं और बहुल परिकल्पनाओं को उत्पन्न करने में समर्थ हो जाता है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा औपचारिक क्रियाएं, जो कि डी में दिया गया। डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जो आपका औपचारिक संक्रियात्मक चरण होता है उसमें जो एक बच्चा रहता है वह भावपूर्ण समस्याएं और जो बहुल परिकल्पनाएं होती हैं उसको उत्पन्न करने में समर्थ हो जाता है। और जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है वह 11 से लेकर के 15 वर्ष की होती है। तो यहाँ पे जो डी वाला है यह बिल्कुल राइट आंसर है। जो भी छात्र डी को चूज किए वह बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है कि लेव वाइगोस्की के अनुसार सीखने का आधार क्या है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। सभी लोग प्रयास करेंगे और इसका राइट आंसर करेंगे। लेव वाइगोस्की ने यहाँ पे जो सीखने का आधार है उसके लिए बताया था कि सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा सीखा जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक अंतःक्रिया का ही परिणाम यहाँ पे सीखना है, तो यहाँ पे क्या होगा, ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लेव वाइगोस्की ने कहा था। अगला प्रश्न आपके सामने कि बच्चे की जो वृद्धि है मुख्यतः संबंधित है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। जो बच्चे की वृद्धि है यह मुख्यतः देखेंगे शारीरिक विकास से संबंधित होती है। तो शारीरिक विकास देखेंगे आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ए वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है और सभी को प्रयास करना इसका राइट आंसर करने का। प्रारंभिक अवस्था में शिशु अत्यधिक यहाँ पे होते हैं, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया, बहिर्मुखी, निस्वार्थ, स्वकेंद्रित, परोपकारी। देखिए, जो प्रारंभिक अवस्था होती है उसमें जो शिशु रहते हैं वह अत्यधिक स्वकेंद्रित रहते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शिशु के अंदर अपने से जो प्रेम होता है, खुद से प्रेम की जो भावना रहती है वह रहती है। तो यह पॉइंट याद रखेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। निचली जो कक्षाएं हैं उसमें जो शिक्षण की खेल पद्धति है वह मूल रूप से किस पर आधारित है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा वह विकास और वृद्धि के जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है उस पर आधारित है। तो यहाँ पे क्या होगा, विकास और वृद्धि का जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि शिक्षार्थी जो शैक्षिक योग्यता हेतु सबसे अधिक इच्छा रखते हैं उन्हें कहा जाता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। शिक्षार्थी जो शैक्षिक योग्यता हेतु सबसे अधिक इच्छा रखते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है महारत उन्मुखीकरण। तो यहाँ पे क्या होगा, मास्टरी ओरिएंटेशन कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डी वाला बिल्कुल यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। और ऐसे जो बच्चे रहते हैं वह देखेंगे उनमें यहाँ पर देखेंगे उच्च अभिप्रेरणा रहती है और आंतरिक रूप से वह अभिप्रेरित रहते हैं। यह पॉइंट याद रखेंगे। तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर है। अगला है, निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। स्मृति का मापन दिया गया है। स्मृति के मापन में यहाँ पे प्रत्याहान विधि, पहचान विधि और पुनः सीखना विधि 3 का यूज किया जाता है, लेकिन जो तार्किक विधि है इसका प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्योंकि आपसे नहीं वाला पूछा गया है। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है यहाँ पे। देखिए, जो तार्किक विधि है उसका यहाँ पे संबंध जो होता है वह बौद्धिक क्षमता से होता है। यह पॉइंट याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, बच्चों द्वारा गढ़ती पहाड़ों का सीखा जाना किस अधिगम का एक उदाहरण है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। बच्चों द्वारा जो गढ़ती पहाड़े हैं, जो टेबल होता है उसकी वो जो सीखते हैं वह देखेंगे अधिगम का
क्रमबद्ध अधिगम का उदाहरण है। तो यहाँ पे देख लेंगे क्रमबद्ध दिया गया है डी वाले में, तो डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या होगा, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें देखेंगे क्रम से बच्चे चलते हैं। जैसे पहले 2 का पहाड़ा सीखेंगे, फिर 3 का पहाड़ा सीखेंगे, फिर 4 का, इस तरह से 10 तक सीखेंगे, उसके बाद 20 तक सीखते हैं। तो यह प्रक्रिया होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे प्रश्न आपका दिया गया है कि कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा कौशल अंतरण एक गति है न कि उद्देश्य। कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है। तो यहाँ पे क्या होगा कि कौशल अंतरण, जो कौशल अंतरण होता है एक यह गति है न कि उद्देश्य है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है। यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है कि स्किनर ने अपना जो अध्ययन है निम्नलिखित पर किया। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। सभी लोग प्रयास करिए और यहाँ पे राइट आंसर करिए। स्किनर ने जो अपना अध्ययन था या अपना जो प्रयोग था वह किस पर किया था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, उन्होंने यहाँ पे चूहों पर और कबूतर दोनों पर किया था। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्योंकि डी में ए और बी दोनों दिया गया है। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे बीएफ स्किनर हैं, इन्होंने यहाँ पे चूहे और जो कबूतर हैं दोनों पर इन्होंने अपना यहाँ पे प्रयोग किया था। अगला प्रश्न आपके सामने है और यहाँ पर देखेंगे और भी आपको याद रखना है। जैसे पावलाव ने जो अपना प्रयोग कुत्ते पर किया था और थार्नडाइक ने जो अपना प्रयोग है वह बिल्ली पर किया था। तो इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण के संदर्भ में सही नहीं है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। शिक्षण के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है। शिक्षण एक अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया है, यह तो आपका सही है। अगला दिया गया शिक्षण एक त्रिमुखी प्रक्रिया, यह भी आपका सही है। और अगला आपका यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे शिक्षण एक प्रभाव निर्देशित प्रक्रिया है, यह भी सही है। शिक्षण केवल कक्षा तक सीमित रहने वाली प्रक्रिया है। तो यही देखिए गलत हो जाएगा, यहाँ पे केवल भी लगा है, बाकी जो शिक्षण है वह केवल कक्षा तक सीमित नहीं रहता है। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला राइट आंसर होगा, क्योंकि आपसे नहीं वाला पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न आपके सामने कि बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से चारों ऑप्शन पढ़ लेंगे। पहला दिया गया वे पाठ्यपुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं। अगला दिया गया वे श्यामपट्ट पर अध्यापक के द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करते हैं। वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। और अगला दिया गया शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं व बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है। तो यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट होगा, जो यहाँ पे बच्चे प्रभावी रूप से सीखेंगे वह सी वाले ऑप्शन की मदद से। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। बच्चे प्रभावी रूप से कब सीखेंगे, जब बच्चे विभिन्न गतिविधियों और कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लें। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है शिक्षा में सबको शामिल करना सुनिश्चित करने के लिए शिक्षक की शिक्षण योजना होनी चाहिए। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। शिक्षा में सबको शामिल करना सुनिश्चित करने के लिए शिक्षक की शिक्षण योजना कैसी होनी चाहिए। तो यहाँ पे लचीलापन दिया गया, आत्मसम्मान केंद्रित है, और यहाँ पे दिया गया सचेतन और संवेदनशील। तो सबके सब हो जाएंगे, उपरोक्त सभी वाला होगा, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि अधिगम के समस्या समाधान उपागम का अंतिम चरण कौन सा है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। सभी लोग प्रयास करेंगे। अधिगम का जो समस्या समाधान उपागम है, समस्या समाधान के आप लोग भी जानते होंगे कि 7 चरण है। 7 चरण में जो अंतिम वाला है वह कौन सा है, यह बताना है। तो अंतिम वाला है निष्पादन का सत्यापन है। तो यहाँ पे क्या है, सी वाला राइट आंसर होगा। जो समस्या समाधान होता है उसमें 7 चरण में पहला तो यह है कि समस्या को समझना होता है, फिर विचार विमर्श करना होता है, फिर योजना का चयन करना होता है, प्लान बनाते हैं, उसके बाद निष्कर्ष को मापने की विधियों का चयन किया जाता है, फिर योजना का क्रियान्वयन किया जाता है, फिर निष्कर्ष को मापा जाता है, फिर निष्पादन का सत्यापन होता है। तो यहाँ पे लास्ट वाला पूछा गया, सी वाला राइट आंसर होगा। अगर पहला पूछा जाता तो समस्या को समझना होता। अगला प्रश्न है कि वह कौन सी वस्तु है जो व्यक्ति के जिन्स के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करती है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा वातावरण हो जाएगा।
देखिए जो वातावरण है वह व्यक्ति का जो जीन्स होता है उसको यहाँ पे प्रभावित नहीं करती है, इसके अलावा सब कुछ को यहाँ पे प्रभावित करता है। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वर्ष में लागू किया गया, यह प्रश्न आपके सीटेट एग्जाम में पूछा गया था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 2016। दिव्यांगजन अधिकार जो अधिनियम है यह आपका 2016 में लागू किया गया। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला राइट आंसर होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है और इसका आंसर करना है, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के क्या अभिलक्षण हैं। प्रतिभाशाली विद्यार्थी के बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, चारों ऑप्शन पढ़ लेंगे, चारों ऑप्शन पढ़ेंगे तो कौतूहल और जिज्ञासा दिया गया है। कौतूहल और जो जिज्ञासा रहती है यह प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लक्षण हैं। तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी रहते हैं उनकी यहाँ पे जो अन्य बालक रहते हैं उनकी जो बुद्धि या मानसिक क्षमता होती है जो सामान्य वाले बालक रहते हैं उनसे अधिक होती है। तो यह पॉइंट याद रखेंगे। अगला देखेंगे प्रश्न यहाँ पर है कि किसी बालक की वास्तविक आयु 8 वर्ष है और मानसिक आयु 12 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि होगी। इस तरह से देखिए एक प्रश्न फिक्स है, या तो पूछा जाए यहाँ पे कि जो बुद्धि लब्धि का यहाँ पे बुद्धि लब्धि का आपसे फार्मूला पूछ लिया जाए, या तो कोई क्वेश्चन इससे दे दिया जाता है, या इससे रिलेटेड मनोवैज्ञानिक का नाम पूछा जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले बुद्धि लब्धि का फार्मूला आप लोग लिख लेंगे और उसके बाद प्रश्न है उसको सॉल्व करेंगे। बुद्धि लब्धि का फार्मूला सभी लोगों को पता है, याद रखिएगा, डायरेक्ट फार्मूला ही पूछा जा सकता है। मानसिक आयु बटे यहाँ पे वास्तविक आयु है और इनटू में आपका यहाँ पे गुणे में 100 है। तो यहाँ पे जो वैल्यू दिया गया है उसको रख लीजिए। यहाँ पे क्या दिया गया है, मासिक आयु 12 है तो यहाँ पे 12 लिख लीजिए। उसके बाद वास्तविक आयु 8 वर्ष दिया गया, 8 लिख लीजिए और यहाँ पे इनटू में आपका 100 हो जाएगा। इसको डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करने के बाद आपका आ जाएगा, सबसे पहले 4 से डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पे यह देखेंगे 2 बार में डिवाइड हो जाएगा और यह देखेंगे 25 बार में डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद 2 से यहाँ पे जो 12 दिया गया है इसको डिवाइड कर दीजिए, 6 बार में हो जाएगा। 25 का यहाँ पे 6 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 150 आ जाएगा। देख लेंगे 150 किस ऑप्शन में दिया गया है, 150 दिया गया है आपके ऑप्शन नंबर डी में। तो डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। जो भी छात्रों का डी आया हुआ है वो बिल्कुल राइट होंगे। तो इसी तरीके से कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि सामूहिक अचेतन का जो संप्रत्यय है किसके द्वारा दिया गया था। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। जो सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय युंग के द्वारा दिया गया, तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन किसका है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह कहे थे डमविल ने कहा था। तो यहाँ पे डमविल दिया गया है ए वाले में, तो ए वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। पहला दिया गया अनुकरण। तो देखेंगे जो अधिगम का मतलब होता है सीखना, लर्निंग होता है, याद रखेंगे। तो सीखने को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, बहुत सारे कारक हैं। तो उसमें देखेंगे अनुकरण भी है, प्रतियोगिता भी है, प्रशंसा और निंदा भी है। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला राइट आंसर होगा, ये सभी। इसके अलावा बहुत सारे हैं, जैसे देखेंगे यहाँ पे अधिगम को प्रभावित करने में पूर्व अधिगम है, फिर सीखने की इच्छा होनी चाहिए, सीखने की विधि डिपेंड करता है, अभिप्रेरणा होना चाहिए, अच्छा वातावरण होना चाहिए, आनुवांशिकता पे डिपेंड करता है, और जो भी आपको पढ़ा रहे हैं शिक्षण पर डिपेंड करता है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा, ये सभी। अगला प्रश्न है ध्यान आकर्षित होने में यहाँ पे किसकी प्रमुख भूमिका होती है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। ध्यान आकर्षित होने में यहाँ पे जो उद्दीपन होती है उसकी तीव्रता की भूमिका बहुत ज़्यादा होती है। तो ए वाला राइट आंसर है। व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष अस्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। उसे अधिगम कहा जाता है। देख लेंगे अधिगम ए वाले में दिया गया, ए वाला राइट आंसर हो जा रहा है। अगला है गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब
एवं विलंब विकास से संबंधित है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह होता है आपका 8 से 10 वर्ष और सामाजिकरण हो जाएगा। तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे प्रश्न आपका दिया गया है यहाँ पे कि स्पीयरमैन ने दिया, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पीयरमैन ने बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया था, जिसमें जी फैक्टर और यस फैक्टर बताए थे। तो इसको भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। जी फैक्टर और यस फैक्टर, जी फैक्टर से आपका यहाँ पे हो जाता है सामान्य तत्व, और जो आपका यहाँ पे यस फैक्टर है वह विशिष्ट तत्व है। तो इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि आपको शिक्षक दिवस पर कुछ विद्यार्थियों ने एक बधाई पत्र भेजा है, आप क्या करेंगे? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। देखिए सबसे पहले है आप यहाँ पे आप क्या है, टीचर हैं और शिक्षक दिवस है, टीचर डे है, और उस समय यहाँ पे कुछ विद्यार्थियों ने आपको एक बधाई पत्र भेजा है। तो जब बधाई पत्र आपको मिल जाएगा तो आप क्या करेंगे? पहला दिया गया कुछ नहीं करेंगे, उन्हें धन्यवाद देंगे, उन्हें पैसों की बर्बादी नहीं करने के लिए बोलेंगे, उन्हें बदले में शुभकामनाएं देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे जो सबसे यहाँ पे सही आंसर है वह क्या होगा कि उन्हें क्या करेंगे? धन्यवाद देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। ऐसा नहीं है कि आपको बधाई पत्र मिल रहा है, आपको कुछ बोलना ही नहीं है, या आपको यह समझाने लगना है कि पैसों की बर्बादी हो रही है, मत दिया करो, और उन्हें यहाँ पे बदले में शुभकामनाएं देंगे, यह भी नहीं होगा। बाकी यहाँ पे क्या करेंगे? टीचर हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे? उन्हें धन्यवाद देंगे। बी वाला राइट आंसर है। अगला है यहाँ पे कि कुर्ट लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। समूह में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें गतिशीलता कहते हैं। तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सीटेट एग्जाम में देखेंगे 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, और इस एग्जाम में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, पासिंग मार्क्स सिर्फ 90 नंबर है। और सीटेट की बहुत अच्छी बात है कि लगभग 100 से 110 प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पूछा जाता है, चाहे कोई सब्जेक्ट हो। सीडीपी है, सीडीपी में 30 प्रश्न आता है, 20 से 22 प्रश्न बिल्कुल सेम पैटर्न पे, बहुत सारे प्रश्न बिल्कुल डायरेक्ट रिपीट होते हैं। और इसी तरीके से लैंग्वेज है, लैंग्वेज में हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, उर्दू, मराठी, कोई लैंग्वेज लिए होंगे उसमें देखेंगे 30 प्रश्न आएंगे, 20 से 22 प्रश्न आपका बिल्कुल सेम पैटर्न पे, बहुत सारे प्रश्न डायरेक्ट रिपीट होते हैं। और बिल्कुल इसी तरीके से आपका यहाँ पे सोशल साइंस होगा, या तो आपका मैथ साइंस होगा, या प्राइमरी का ईवीएस मैथ होगा, तो उसमें 60 प्रश्न आएंगे। 60 में देखेंगे 40 से 42 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से। तो कुल मिला जुला करके सीटेट के लिए प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ करके जरूर एग्जाम में जाइएगा। और यह सीटेट फरवरी 2026 के लिए प्रीवियस ईयर पेपर है। यह सोशल साइंस का क्लास 6 to 8 का पेपर सेकेंड है। बिल्कुल इसी तरीके से मैथ साइंस का मिल जाएगा, अगर प्राइमरी चाहेंगे प्राइमरी का मिल जाएगा। इसमें जून 2011 से दिसंबर 2024 तक आज तक सीटेट में जितना पेपर हुआ सबका सब पेपर मिलेगा, पूरे 14 साल का पेपर रहेगा। और सबसे अच्छी बात है कि आंसर की के साथ मिलेगा एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन, व्याख्या, सब कुछ मिलेगा। सभी सब्जेक्ट रहेंगे, सीडीपी, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, मैथ, साइंस, ईवीएस। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है, लिंक मिलेगी, लिंक को क्लिक करना है, नाम मोबाइल नंबर फिल करना है, और आपको सिर्फ 30 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे 30 रुपये का पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर का जो पीडीएफ होगा डाउनलोड हो जाएगा। इससे तैयारी कर लेंगे, सीटेट एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। और अगर लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, या डायरेक्ट आप व्हाट्सअप से ही परचेज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया है। इस व्हाट्सअप नंबर पर लिखना है सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर, सोशल साइंस या मैथ साइंस या प्राइमरी लिख करके मैसेज करने हैं। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा, सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी है। और जैसे 30 रुपये की पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर का जो पीडीएफ है यह आपको व्हाट्सअप पर ही सेंड कर दिया जाएगा। तो इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके प्रीवियस ईयर पेपर जरूर ले लीजिए। और आगे का यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे सबसे पहले खालिस्तान दिया गया है, जन्मजात वैयक्तिक गुणों का योगफल है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वंशानुक्रम हो जाएगा। तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शेष से भिन्न है? और यही प्रश्न पूछा गया था आपका यहाँ पे सीटेट एग्जाम में। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा रेवेन का परीक्षण हो जाएगा, जो कि यहाँ पे सी वाले में दिया गया है। तो सी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे आपका जो टी दिया गया है, 16 PF दिया गया है, ड्रा ए मैन परीक्षण दिया गया है। यह सब के सब यहाँ पे जो परीक्षण है यह व्यक्तित्व परीक्षण है,
जबकि यहाँ पर देखेंगे जो रेवेन वाला परीक्षण है वह देखेंगे अशाब्दिक परीक्षण है। तो यहाँ पे क्या होगा, अलग वाला पूछा गया है, भिन्न पूछा गया है, तो सी वाला राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे प्रश्न की बोली जाने वाली भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वह क्या है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसको बोला जाता है ध्वनि ग्राम बोला जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 30 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं, या कमेंट आप जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सीटेट एग्जाम अगर इसी बार पास करना है तो सीटेट के लिए प्रीवियस ईयर पेपर जरूर पढ़ के एग्जाम में जाइए। और अगर आपके पास सीटेट एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर नहीं है या कोई बुक नहीं है तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके प्रीवियस ईयर पेपर जरूर ले लीजिए। तो मिलते हैं फ्रेंड आपसे नेक्स्ट वीडियो।